मित्रों, मेरा नाम मानिक चंद्र झा है और मैं अपने चैनल जो मानिक चंद्र झा के ही नाम से है लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, जिसमें हमारे जीवन के सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे महत्वपूर्ण कला है, जो हमें जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकता है, जिसे हम संवाद या कम्युनिकेशन कहते हैं, लेकर आया हूं। मैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण 30 वर्ष के अनुभव के साथ मैं आपके समक्ष ये विषय लेकर आ रहा हूं। आपसे उम्मीद ये है कि आप इसको नियमित रूप से प्रत्येक भाग को देखें, सुने और जो कुछ भी बताया जाए उसका निश्चित तौर पे एक नियमित क्रियाकलाप के रूप में प्रैक्टिस भी करें। ऐसा कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम किसी भी काम को जब बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे उस काम में परफेक्शन आता चला जाता है। हम इस सेशन की शुरुआत पहले एक प्रश्न से करने जा रहे हैं और वो प्रश्न ये है कि आखिर शब्द को ब्रह्म क्यों कहा जाता है? शब्द को ब्रह्म कहने के पीछे के वजह कौन कौन से हैं और इसका हम सही प्रयोग एक अस्त्र के रूप में अपने लिए कैसे कर सकते हैं? तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि शब्द ब्रह्म इसलिए है क्योंकि यह एक अनसीन केमिकल है। शब्द क्या है? एक अनसीन केमिकल, एक ऐसा केमिकल जो दिखता नहीं है लेकिन उसका प्रभाव 100% होता है। आप पूछेंगे ये कैसे? तो अगर आपसे दोबारा एक प्रश्न पूछा जाए कि ये बताइए कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो सेकंड में आग को पानी या बर्फ और बर्फ को आग बना सके, तो एक ही उत्तर निकल कर आता है कि वो है शब्द। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से और रोष में है और दूसरा कोई व्यक्ति जाकर उसके कान में कोई 2 शब्द कहता है और उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है और बर्फ की तरह वह शीतल हो जाता है। उसी जगह एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई व्यक्ति सोच समझकर कि उसको गुस्सा दिलाना है और वह जाकर उसके कान के पास कोई ऐसा शब्द कहता है कि वह व्यक्ति आग बबूला हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि उस व्यक्ति ने तो उसको टच नहीं किया। जब उस व्यक्ति को उसने टच नहीं किया तो उस व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? उसकी अवस्था में परिवर्तन क्यों कैसे आया? उसके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन क्या आया है और इस परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है? तो हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि वह शब्द ही है जिसकी वजह से यह परिवर्तन आता है। जीवन में चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो बहुत सफल हुआ हो, उसके जीवनी को उल्टा कर देखें तो आपको एक बात कॉमन नजर आएगी कि उस व्यक्ति के पास में एक मजबूत संवाद शक्ति थी। He had a very powerful communication power। और यह संवाद की शक्ति, यह कम्युनिकेशन पावर एक दिन में नहीं बनती है। इसको बनने में समय लगता है और समय लगता है तो उसमें परफेक्शन आती है। अब परफेक्शन जब आती है तो जो भी व्यक्ति हमारी बातों को सुनते हैं वो हमसे प्रभावित होते हैं और हमारी बातों को वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि यह कर्णप्रिय होता है। अब हम आते हैं कि शब्द का जो प्रभाव है, तो जिस तरह से सौर मंडल का सदस्य है, जैसे कि अंग्रेजी के अल्फाबेट का सदस्य है, उसी तरह से शब्द के भी परिवार का यहाँ पे
जिक्र मैं करना चाहूंगा। शब्द का जो परिवार है उसे हम अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 सदस्य होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, जिसमें इंटरजेक्शन वाक्य में कभी अंदर में आता ही नहीं है। बचे से 7 सदस्य नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये 7 सदस्य हैं और इन 7 सदस्य का ही योगदान है कि हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य मतलब शब्दों का वह समूह जो एक स्पष्ट अर्थ हमारे मस्तिष्क पे के स्क्रीन पे चित्रित करता है। यह कैसे करता है? क्योंकि इस परिवार में, शब्द के परिवार में एक डिसिप्लिन है। और वो कौन सा डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन ये है कि प्रत्येक शब्द का वाक्य में अपना अपना स्थान तय है और वो सिर्फ उसी स्थान पे आ सकता है। यदि वो उससे अलग स्थान पे जाएगा तो वह प्रभावहीन हो जाएगा, बल्कि वह वाक्य जो है वह गलत हो जाएगा। और यदि वह अपने स्थान पर नहीं आया, वो कोई शब्द किसी और के स्थान पर चला गया, तो वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा जो प्रभाव पैदा करने का उसमें जज्बा है, जो उसका काम है, वो नहीं कर पाएगा। अब हम इस विषय की चर्चा कि वाक्य में कौन से सदस्य यानी कौन से मेंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाक्य में कहां कहां आ सकते हैं, यानी कहां कहां उनका निश्चित स्थान है और वहीं आ सकते हैं और उन जगहों पर आकर के वो क्या अर्थ स्पष्ट करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज मैं चर्चा ये करने जा रहा हूं कि हमारा बेसिकली जो बेस है भाषा का, वो चाहे तो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है या हिंदी है। और इस हिंदी को या अपने क्षेत्रीय भाषा को हमने कभी किसी किताब से बोलना नहीं सीखा है। न हमने हिंदी किताब से पढ़ के बोलना सीखा है, न हमने अपनी मातृभाषा पढ़ के सीखा है बोलना। उसी प्रकार से अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी भी कोई अगर चाहे आपको कि ट्रांसलेशन के माध्यम से आप सीख लेंगे बोलना, संभव नहीं है। या ग्रामर जानने मात्र से अब अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, वो भी संभव नहीं है। फिर क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक माहौल। जैसे कि एक बच्चा बचपन में उसको बार बार मामा मामा कहा जाता है तो वो मामा बोलने लगता है, काका कहा जाता है तो काका समझने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको वातावरण से सिखाया जाता है बोलना, हर चीज की पहचान करना, उस शब्द के माध्यम से उस शब्द को पहचानता है। उस शब्द से जैसे ही वो शब्द उसके सामने आता है तो उसके स्क्रीन पे उस चीज की तस्वीर बन जाती है। तो आप किसी भी भाषा का में प्रवीणता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप जो वाक्य है, वाक्य की जो बनावट है, उसके बारे में हम जानना सीखें कि आखिर वाक्य कितने तरह के बनते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो। आपकी क्षेत्रीय भाषा हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, जो वाक्य है वो एक ही तरह के वाक्य सभी भाषाओं में संभव जो है बनने का उतना ही बन सकता है, जिसकी चर्चा मैं अभी आपके सामने करने जा रहा हूं। इसमें हम एक उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही सामान्य वाक्य लेते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला मैंने? राम एक अच्छा लड़का है। अब हम ये देखेंगे कि ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें हमने अभी लिखा है राम अच्छा लड़का है। अब इस वाक्य को बोलचाल में या लिखने में अधिक से अधिक हम कितने तरह के बोल सकते हैं?
हम जितने तरीके से बोल सकते हैं वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, और आप गौर करेंगे कि इसके अलावा किसी और तरीके से किसी भी भाषा में, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा में इससे अलग तरीके का कोई वाक्य बनता ही नहीं है। जब बनता ही नहीं है तो फिर इतने ही तरह के वाक्यों का हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने एक वाक्य के सारे तरीकों से बोलने के तरीके को प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए कि जितने भी तरह के वाक्य हिंदी में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, जो हम आपके समक्ष अपने अगले वीडियोस में लाने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस करने में आपको आसानी ही नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक शब्द उछल उछल के जहां उसको आना चाहिए ऑटोमेटिकली आपके जबान पे आएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। और मजे की बात यह है कि ना बोलने में और ना लिखने में आपसे कोई गलती से भी गलती होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम चलते हैं उन वाक्यों पे जो इस एक वाक्य से बन सकता है। पहला वाक्य, राम अच्छा लड़का है। दूसरा वाक्य, राम अच्छा लड़का नहीं है। राम अच्छा लड़का नहीं है। तीसरा होता है, क्या राम अच्छा लड़का है? क्वेश्चन मार्क। चौथा, क्या राम अच्छा लड़का नहीं है? पांचवा, राम अच्छा लड़का कैसे है? छठा, राम अच्छा लड़का कैसे कैसे नहीं है? इससे पहले कि मैं अन्य वाक्यों की चर्चा करूं, इसके अतिरिक्त मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन को खोल के सामने में आप डिस्क्रिप्शन को देखते रहें और डिस्क्रिप्शन देख के आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप सुनते रहें। ये 6 वाक्य हो गए। 7वां वाक्य आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया? ले लीजिए। सातवां, राम अच्छा लड़का है ना? आठवां, राम अच्छा लड़का नहीं है ना? और 9वां,
राम कितना अच्छा लड़का है। अब हम देखते हैं कि वाक्य किसी भी प्रकार का हो, मुख्य क्रिया से बना हुआ हो या बिना मुख्य क्रिया का बना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाक्य इतने ही बनेंगे। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या राम क्रिकेट खेलता है? क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? राम क्रिकेट क्यों खेलता है? राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? राम क्रिकेट खेलता है ना? राम क्रिकेट नहीं खेलता है ना? राम कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है। इज इट क्लियर? मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया। ये मुख्य क्रिया वाले वाक्य थे और ये जो पहले बताया गया आपको, इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, मुख्य क्रिया वाला हो या बिना मुख्य क्रिया वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखने की बात यह है कि किसी वाक्य से अधिक कितने वाक्य बन सकते हैं? 9 प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। 10वें प्रकार के वाक्य बन ही नहीं सकते। कम से कम 1 प्रकार के वाक्य बन सकते हैं, 2 प्रकार के वाक्य बन सकते हैं, 4 प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। कम से कम की कोई सीमा नहीं। एक ही तरह से बन सकता है या 2 ही तरह से बन सकता है या 3 ही तरह से बन सकता है। लेकिन अधिक से अधिक की बात जब आएगी कि उस वाक्य से अधिक कितनी वाक्य बन सकते हैं, तो जवाब यह है कि 9 ही तरह के वाक्य बन सकते हैं। अब हम में से अधिक लोग, ये सिंपल सेंटेंस है, राम अच्छा लड़का है, इसकी अंग्रेजी आती है। हम उसी की चर्चा करेंगे कि उसकी अंग्रेजी क्या होगी। राम अच्छा लड़का है तो राम इज अ गुड बॉय। राम अच्छा लड़का नहीं है, क्या होगा? राम इज नॉट ए गुड बॉय। क्या राम अच्छा लड़का है या क्या ठीक बात करता आया है? तो इज राम ए गुड बॉय? फिर क्या राम अच्छा लड़का नहीं है? अंग्रेजी क्या होगी? इज राम नॉट ए गुड बॉय। फिर राम अच्छा लड़का कैसे? तो हाउ इज राम ए गुड बॉय? राम अच्छा लड़का कैसे नहीं है? हाउ इज राम नॉट ए गुड बॉय? राम अच्छा लड़का है ना? राम इज ए गुड बॉय। रुकेंगे? इजंट ही? राम अच्छा लड़का नहीं है ना? राम इज नॉट ए गुड बॉय। इज ही? राम कितना अच्छा लड़का है। व्हाट ए गुड बॉय राम इज। अब ये एक सा सेंटेंस मैंने आज चर्चा की है, जो बिना मुख्य क्रिया के बनती है, और आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके 8-9 रूप का अंग्रेजी मिल जाएगा, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी एक वाक्य को आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है 9 तरीके से बोलने का। उसी तरह से हम एक क्रिया वाला वाक्य लेते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है। राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेलता है। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेलता है? डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? राम क्रिकेट कैसे खेलता है? हाउ डज राम प्ले क्रिकेट? राम क्रिकेट कैसे नहीं खेलता है? हाउ डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? राम क्रिकेट खेलता है ना?
राम प्लेज क्रिकेट, डजंट ही? राम क्रिकेट नहीं खेलता है ना? राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही? राम कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है। हाउ ग्रेट राम प्लेज क्रिकेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 9 तरह के वाक्य दिमाग में घूमते रहेंगे। इन्हीं 9 तरह के वाक्य को ही आपको याद रखना है और इन्हीं 9 तरह के वाक्यों को आपको एक सेंटेंस मैंने बताया, राम एक अच्छा लड़का है, यह एक किताब है, कुछ भी इस तरह के वाक्य आप अपने से, जब आपके अंदर जुनून होता है तो फिर वो चीज़ जिसके लिए जुनून होता है वो हमें कहीं भी रहें हमको बेचैन रखता है और वो बेचैनी जरूरी भी है। आप जब कभी भी कहीं भी अकेले में हैं या बैठे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें। 2, 4, 5 सेंटेंस आप तीनों टेंस में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाले समय में हमारे जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें आप महसूस करेंगे कि आपको सिर्फ मैं हिंदी के जो वाक्य जो बोले जाते हैं और उसके सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मात्र स्ट्रक्चर मुझे बताना है और उस स्ट्रक्चर में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जब बोलने लगेंगे आप तो वर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली जिस जगह पे आना चाहिए, जिस शब्द को व्यक्त करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आना शुरू कर देंगे। और अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं कि वो जो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है से हम कैसे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि वाक्य के कितने भाग होते हैं और किस भाग में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं वो बताएंगे। और फिर उसे कहते हैं मास्टर की, यानी कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वो मास्टर स्ट्रक्चर है। अंग्रेजी का कोई भी वाक्य क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, कैसा भी क्यों नहीं हो, उसी स्ट्रक्चर पर वह बनेगा। जैसे कि एक सांचे में चाहे आप लाखों ईंट निकाल लें लेकिन वह सांचा वही रहता है, उसी सांचे में बनता है। उसी तरह से वह जो मास्टर सेंटेंस है या मास्टर की कह सकते हैं, मास्टर की सेंटेंस है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल मानिक चंद्र झा को सब्सक्राइब करें और जो आपके मित्र बंधु हैं जो ये जो मिशन शुरू हुआ है उसके बारे में पता नहीं है, उन्हें भी आप अपने शेयर के माध्यम से उनको बताएं ताकि वो भी लाभ उठा सकें। इतना इसके साथ ही हम लेट अस कॉल इट डे। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।